जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा ऐसा है कि हमने ना इस लॉकडाउन से पहले मतलब कुछ आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए थे। बेसिकली हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स के हवाले से। तो उसमें हमने ना कुछ बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की थी। मिसाल के तौर पर उसमें भी केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी, उसका कंपैरिजन, फिर ना ऑर्डर की डिफरेंट टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। मिसाल के तौर पर हमने ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, और उसमें एक चीज़ जो हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है, उनकी जो रेट लॉ या रेट इक्वेशंस थी, उनको हमने इंटीग्रेट किया था। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्यों ड्राइव की थी वो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एक्चुअली हम ये चाहते थे कि हम उस मतलब उस रिएक्शन में, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम किसी भी टाइम पर हम उस रिएक्शन का जो रेट है या उसकी जो कंसंट्रेशन है किसी भी टाइम पर, ताकि वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें। तो उनकी जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस थी, उनके जो ग्राफ थे, वो हमने बहुत डिटेल में मतलब इससे पहले हमने डिस्कस किए थे। आज जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आर्टिकल जो है वो बेसिकली क्या है? वो आर्टिकल है कि अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो, सपोज वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर है, कोई भी जनरल रिएक्शन है, तो हम उसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कौन-कौन से हमारे पास मेथड्स हैं? देखिए, किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है, इन जनरल उसका जो ऑर्डर है, यानी कोई भी अगर हमारे पास रिएक्शन है, तो उसका जो ऑर्डर है वो इन जनरल 5 मेथड्स हैं। एट लीस्ट देयर आर 5 डिफरेंट मेथड्स फ्रॉम व्हिच वी कैन कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन। तो उसमें हमने ना कुछ मेथड्स आज हमें डिस्कस करने हैं। तो उसमें पहला जो मेथड है जो हमने डिस्कस करना है वो बेसिकली क्या है? अ, वो मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर करवाता हूँ मैं। हाँ, देखिए बेटा, बात ये है कि ना ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ना मतलब ये एक पेज आ रहा है। तो इसमें देखिए ऊपर जहाँ मेरा एरो है लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला मेथड कौन सा है? यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। ये मैंने एक हिंट लिखा हुआ है, हिंट। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने डिस्कस किया था जब लाइव हमारी क्लासेस थी, लेक्चर्स थे। सपोज कर लें कि हमारे पास ना कोई जनरल कोई रिएक्शन है कि जिसमें कोई रिएक्टेंट ए है, वो कन्वर्ट होता है किसी प्रोडक्ट में। सपोज टाइम जब जीरो होता है, हमारे पास रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो ए मोल्स है, प्रोडक्ट की जीरो है। सपोज इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रोडक्ट के एक्स मोल प्रोड्यूस होते हैं, जहां मेरा ये एरो है। और सपोज कर लें कि रिएक्टेंट जो है इसके एक्स मोल कंज्यूम हो जाते हैं। तो बाकी इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास बच जाती है, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेट विल बी ए माइनस एक्स। इसी तरीके से हम इसको जो है ना, हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन निकलती है ना, वो इक्वेशन बेसिकली हमारे पास क्या होती है? अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करें तो वो इक्वेशन हमारे पास निकली थी लास्ट टाइम कि log नेचुरल a over a minus x is equal to kt. This is an integrated rate equation for first order reaction. From this equation we can calculate the मतलब आप कह लें कि concentration of reaction at any time t। तो अगर इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा इसको रीअरेंज करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है कि k is equal to 1 over t log natural a over a minus x। अब एक्चुअली हमने करना क्या है? हम ये करते हैं कि हमारे पास सपोज कर लें कोई जनरल रिएक्शन है कि जिसमें कोई रिएक्टेंट ए है, वो किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो हम ना असल में डिफरेंट टाइम टी पर ना जो रिएक्टेंट्स हैं उसकी जो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है ए माइनस एक्स, हम इसको नोट करते जाते हैं। यानी हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइम टी के ऊपर
हम जो रिएक्टेंट्स की जो डिफरेंट जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं हम उसको नोट करते जाते हैं, डिफरेंट टाइम टी पर ए माइनस एक्स की कंसेंट्रेशन हम नोट करते जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, तो हमें ऑर्डर का तो पता नहीं होता और हमने फाइंड आउट भी बेसिकली ऑर्डर ही करना है कि भाई ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है एक्चुअली ये किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो हम डिफरेंट टाइम पर रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है ए माइनस एक्स हम नोट करते जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फिर सुन लें, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है हम इसे थोड़ा रीअरेंज करते हैं, इसको इस शेप में इस फॉर्म में हम लाते हैं कि k इज इक्वल टू 1/t log नेचुरल a ओवर a माइनस एक्स। तो फिर हम क्या करते हैं, ये डिफरेंट टाइम t पर जो मतलब रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है a माइनस एक्स वो हम वैल्यूज को पुट करते जाते हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जो भी है। तो अगर अगर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उन वैल्यूज को इस इक्वेशन 2 में पुट करने से अगर हर मर्तबा जो के है जो रेट कांस्टेंट है अगर इसकी वैल्यूज जो है वो अगर कांस्टेंट आती जाती है, अगर इसकी वैल्यूज कांस्टेंट आती जाती हैं तो इट मींस दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज going to follow the first order mechanism, या यानी वो जो रिएक्शन है वो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म को क्या कर रहा होता है, ओबे कर रहा होता है। लेकिन अगर दूसरा केस क्या है, लेकिन अगर डिफरेंट टाइम पर टाइम इंटरवल पर अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज पुट करते हैं a माइनस एक्स, लेकिन जो k की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं आती, वो कभी वेरिएशन है अगर उसमें, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता, वो कोई और ऑर्डर को बेसिकली क्या करता है, फॉलो करता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल सपोज कर लेंगे बेटा ये हमारे पास ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, 1 ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस 1 ओवर a। ठीक है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसी इक्वेशन को थोड़ा मैं रीअरेंज करूं, आप जरा इक्वेशन 4 को देखें, आप जरा इक्वेशन 4 को देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि k इज इक्वल टू 1 ओवर t x ओवर a इंटू a माइनस एक्स। तो हम फिर क्या करते हैं, तो फिर हम वो जो डिफरेंट टाइम इंटरवल टी पर हमने जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है ए माइनस एक्स हमने नोट की हुई होती है, फिर हम इस इक्वेशन को पुट करते हैं, फिर हम के की वैल्यूज को निकालते हैं। तो अगर हमारे पास डिफरेंट टाइम इंटरवल पर जो हम रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन की वैल्यूज को पुट करते हैं और उसके नतीजे में अगर हमारे पास रेट कांस्टेंट की जो वैल्यूज हैं वो अगर वो वैल्यूज कांस्टेंट आना स्टार्ट हो जाए, अगर वैल्यूज कांस्टेंट आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो रिएक्शन है वो बेसिकली सेकंड ऑर्डर मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर वैल्यूज डिफरेंट आती हैं फिर हम इसलिए इसी तरह से थर्ड ऑर्डर के लिए, तो उस केस में मतलब जो है डेफिनेटली वो जो रिएक्शन है किसी न किसी ऑर्डर में तो फिट आएगा। तो अगर वो थर्ड ऑर्डर के केस में फिर के की वैल्यूज कांस्टेंट आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो थर्ड ऑर्डर मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की मदद से हम किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो सेकंड मेथड है बेसिकली वो क्या है, वो होता है बेटा ग्राफिकल मेथड, कि हम ग्राफ प्लॉट करके ना उसकी मदद से हम क्या करते हैं उस रिएक्शन का जो ऑर्डर है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जो ग्राफिकल मेथड है, अगर हम इसमें देखें कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई इक्वेशन 5 को देखिए, इक्वेशन 5 को, कि log नेचुरल यानी a ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। हमारे पास ये इक्वेशन होती है, अगर इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लें तो इक्वेशन इस तरह से इस शेप में आ जाती है, log नेचुरल a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस log नेचुरल a। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके दरमियान, t के दरमियान, टाइम t के दरमियान ऑन x एक्सिस एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यानी log नेचुरल a माइनस एक्स ऑन y एक्सिस, तो फिर मतलब जो है हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ है वो किस तरह से आता है। तो मिसाल के तौर पर अगर ग्राफ हमारे पास इस तरह से आ जाए, जैसे ये है, जैसे ये आप ग्राफ ए जो है ए इसको देखिए, तो अगर ग्राफ इस तरह से आ जाए बाय प्लॉटिंग द टाइम different time interval on x-axis and concentration of reactants log of a minus x on y-axis, अगर decreasing line
इस तरह से मतलब जो है कि ये डिक्रीजिंग अगर स्लोप हमें हासिल हो, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वो जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म को फॉलो करता है या फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर अगर हम ग्राफ प्लॉट करें और जो भी रिएक्शन है उसके डिफरेंट टाइम इंटरवल की वैल्यूज नोट की, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज, और हम अगर ग्राफ प्लॉट करें, तो अगर ग्राफ इस तरह से ना आए, इस तरह से कोई कर्व आ जाए, कर्व कोई डिक्रीजिंग कर्व है, कोई इंक्रीजिंग कर्व है, स्ट्रेट लाइन आ जाए, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि वो जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता, वो किसी और ऑर्डर को फॉलो करता है। फिर हम क्या करेंगे, देन वी विल गो फॉर द मतलब आप कह लें सेकंड ऑर्डर को चेक, फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो देखें, जो सेकंड ऑर्डर हमारे पास, जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, वो ये होती है। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा भी यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ कि 1/a minus x is equal to kt plus 1/a. This is also an equation of straight line. अगर हम कोई भी रिएक्शन है उसका डिफरेंट टाइम पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को नोट करते हैं, और अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन टाइम t ऑन x एक्सिस, जहाँ मेरा ये एरो है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन y एक्सिस 1/a minus x, और फिर ग्राफ प्लॉट करने से अगर ग्राफ इस तरह से आ जाता है, मिसाल के तौर पर ये अगर इस तरह से आ जाता है जैसे ये है, ये देखें, ये जो ए ग्राफ है, अगर इस तरह से ग्राफ आ जाए इंक्रीजिंग, अगर मतलब स्ट्रेट लाइन आए, ठीक है, और वो इंक्रीजिंग हो, और वो y एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर क्या कर रही हो, कट कर रही हो, टच कर रही हो, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है ना, सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म को वो फॉलो करता है। लेकिन अगर वो ग्राफ इस तरह से नहीं आता, इस तरह से कोई मतलब कर्व आ जाए, कर्व टाइप आ जाता है, कोई इंक्रीजिंग कर्व है, कोई स्ट्रेट लाइन है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो नहीं करता, वो किसी और रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से आएगा जिस तरह ए है तो ओके, अगर ये जिस तरह बी है इस तरह आएगा तो फिर इसका मतलब ये है कि वो सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता। ये मतलब एक सेकेंड मेथड। अच्छा, थर्ड जो मेथड है उसे हम कहते हैं बेटा जी हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ, ये एक रिएक्शन है, उसकी हाफ लाइफ की जो वैल्यूज हैं, उसकी जो हाफ लाइफ की वैल्यूज हैं, उनकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें बेटा फिर ये होता है कि हमारे पास देखिए इन जनरल हमें पता है कि जो हाफ लाइफ है ना, जो हाफ लाइफ है उसका और किसी भी रिएक्शन की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और ऑर्डर का बेसिकली आपस में क्या रिलेशन है, हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो इसमें ये होता है कि ये एक सिंपल हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है। ये अगर हम इसको देखें, जहां ये मेरा एरो है जिसको मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखा हुआ है, इक्वेशन 1, तो बेटा ये हम कहते हैं कि जो हाफ लाइफ है टी हाफ is inversely proportional to the initial concentration of substance raised to the power 1 less than the order of reaction. इसको यूं पढ़ा जाता है कि half life is inversely proportional to the initial concentration of the substance in any reaction raised to the power less than the order of reaction in a raised power n minus 1. n क्या है यहाँ पे, order of reaction शो कर रहा है। अब हाफ लाइफ की मदद से हम कैसे मतलब जो है ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। इसमें बेटा होता ये है कि कोई भी रिएक्शन हम ले लेते हैं, सपोज कर लेंगे डीकंपोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, ये डीकंपोज होता है तो ये हमारे पास प्रोडक्ट डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ऑक्सीजन गैस बनती है। हम इस किसी भी रिएक्शन को ना, हम 2 दफा रिएक्शन को, एक्सपेरिमेंट को हम प्रोसीड करते हैं विद डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, विद डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और फिर उनकी जो हाफ लाइफ है वो हम नोट करते हैं, 2 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज और 2 जो उनकी हाफ लाइफ है, इनकी मदद से हम किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कर लें कि आप कहते हैं कि जी हम पहले एक दफा ये रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं, ठीक है, उसमें हम रिएक्टेंट्स की कोई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A1 ले लेते हैं, यानी कि 2 मोल ले लेते हैं, मिसाल 3 ले लें, 4 ले लें, सपोज कर लें कि उसकी जो हाफ लाइफ की वैल्यू निकलती है वो 20 मिनट, यानी उसकी पहली इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो भी नोट कर ली, हाफ लाइफ भी नोट कर ली। फिर दूसरी दफा रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं सेकंड टाइम, सपोज उसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम लेते हैं A2,
सपोज कर लें 5 मोल है और उसकी जो हाफ लाइफ निकलती है सपोज वो 30 मिनट्स है, ठीक है। तो अब दो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और दो हाफ लाइफ की मदद से हम कैसे किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, ये जनरल जो एक्सप्रेशन है इक्वेशन 1, इसकी मदद से हम एक ऐसा एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं जिसकी मदद से हमारे पास अगर किसी भी रिएक्शन की दो हाफ लाइफ हो, दो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज हो, हम उसका जो ऑर्डर है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर हमने ये रिएक्शन है, ये वाला डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, सपोज पहली दफा जब आप ये रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप A1 ले लेते हैं, इसकी जो हाफ लाइफ निकलती है वो T1। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब जब रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं तो इक्वेशन 1 जो है क्या बन जाएगी, ये इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। और सेकंड टाइम जब रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं विद डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सपोज कर लें आप रिएक्टेंट की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप लेते हैं वो लेते हैं A2, ठीक है, और उसकी जो हाफ लाइफ है वो T2 है। तो वो जो इक्वेशन 1 है जनरल एक्सप्रेशन वो क्या बन जाएगा, T2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A2 रेज पावर n-1। इसको आप इक्वेशन 3 कह लें आप, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इक्वेशन 2 को हमने डिवाइड कर देना है किसके साथ, इक्वेशन 3 के साथ। तो T1 over T2 will be equal to 1 over A1 raised power n-1 over 1 over A2 raised power n-1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन को यानी रीअरेंज करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं जहां पर ये मेरा एरो है कि A2 उलट के ऊपर चला जाएगा, A2 रेज पावर n-1 over A1 रेज पावर n-1। अच्छा, इसको थोड़ा मजीद अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये जो फैक्टर है जहां ये मेरा एरो है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे कि T1 over T2 is equal to A2 over A1 होल की जो पावर है n-1 वो यहाँ पर आ गई। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के दोनों तरफ हमने लॉग अप्लाई करना है, ठीक है। तो जो सिंपल लॉग है, तो सिंपल लॉग अप्लाई करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी लॉग ऑफ T1 over T2 is equal to लॉग ऑफ A2 over A1 होल की जो पावर है n-1 आ जाएगा। अब इसको अगर आप यू लिखना चाहें, लॉग का एक रूल होता है कि कोई भी चीज अगर पावर में हो तो वो नीचे आके मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में आ जाती है। कि फॉर एग्जांपल लॉग a की पावर b अगर हमारे पास है तो दैट विल बी इक्वल टू d log a, b की पावर नीचे आ जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉगरिथम इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, log of t1 over t2 is equal to n-1 into log of a2 over a1। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करें अगर, तो ये हमारे पास जो है ये n-1 को वहीं रहने दें और जो A2 और A1 था इसको इक्वल के उस साइड पे ले गए हम, तो इक्वेशन बन जाएगी n-1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ T1 over T2 over A2 over A1। और अगर यहाँ पे जो n-1 है -1 को इक्वल के उस साइड पे लाएं क्योंकि हम ऑर्डर को एक तरफ हम लाना चाह रहे हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास 4 जो है ये हमारे पास सामने आ जाए कि n will be equal to 1 plus log of T1 over T2 over A2 over A1। इसको हम कहते हैं इक्वेशन 4 कहते हैं। दिस इज एन इक्वेशन from which we can calculate the order of any reaction if we know the two initial concentration of the reaction and two their half lives। तो यही बात मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है कि from equation 4 we can find out the order of reaction by putting two different initial concentrations and two half lives। तो इस ये एक मतलब आपके ड्राइव्ड इक्वेशन है, तो इसकी मदद से मतलब ये हम कहते हैं कि दिस इज अ मेथड व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई, इसे कहते हैं हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ। तो ये तीन मेथड जो हैं ये हमने क्या करने हैं, आपने इसको तैयार करना है। तो मतलब जो है कि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब इसको याद कहाँ से करना है, याद आपको मैंने ये आसान लफ्जों में समझा दी है। याद आपने जिसको करना है ना, मैं आप ये शेयर करवाता हूं मैं आपसे। फॉर एग्जाम्पल कि बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर देखें आ रहा है कि ये एक हेडिंग है, हाउ टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला है ये यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो इसको आपने मतलब ये दो लाइनें यहाँ ये लिखी हुई हैं, नीचे भी है फर्दर, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक करना है, ठीक है। फिर आगे ग्राफिकल मेथड है ये हमारे पास,
ये ग्राफ है उसके, फिगर 20.7 है, 20.8 है, ये सारा आपने यहाँ से इसको प्रॉपर याद करना है, ठीक है। और आखिरी जो मेथड है यूजिंग हाफ लाइफ पीरियड, आपको यहाँ से याद करने में आसानी हो तो ठीक है, अगर यहाँ से आसानी ना हो तो मैंने अपने नोट्स बना के, मतलब जो मैंने आपको समझाया है, आप बेशक वहां से भी कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो मेथड है जहाँ से आपको आसान लगता है आप उसको प्रॉपर वहां से आप उसे याद करें। तो ये हमारा मतलब जो है कि आर्टिकल है, और ये इसकी जो पीडीएफ की फाइल है वो मैं बना के उसको मतलब जो है कि वो स्लाइड में कन्वर्ट करके मैं आपके एलएमएस के ऊपर भी क्या करूँगा, मैं इसको अपलोड कर। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो फिर इंशाल्लाह हम ना उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।